नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग दिसंबर मंथ में सेकंड वीक को कवर करने वाले हैं। पीआईबी न्यूज एनालिसिस काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर हम लोग कुछ बारीकियां जो है वो सीखते हैं। जैसे मेंस के अंदर कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इसके साथ में प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस या अदर कोई वनडे एग्जाम है, वहां पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, उनको हम लोग कहां से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर का। दिसंबर मंथ में हम लोग 8 से लेकर 14 दिसंबर तक के बीच की जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं, उसको हम लोग पीआईबी के थ्रू कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आप मुझे जो है इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है मेरा, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर का। और लेक्चर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें जो है, रिपोर्ट्स, उनकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे? सबसे पहले द इम्पास ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2015 से लेकर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ है। उन बातों की हम लोग यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है उसको पेश किया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। राज्यसभा के अंदर रिसेंटली जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या है ये बिल और क्या वाकई में इसके जो है इंप्लीमेंट होने के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। जैसा कि आपको पता है कि 1972 के अंदर ऑलरेडी एक एक्ट जो है वो काम कर रहा था, लेकिन अब 2022 में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। आईएलओ जो डिक्लेरेशन अर्ग्स है कंट्रीज टू एंश्योर लेबर प्रोटेक्शन, तो आईएलओ घोषणा पत्र देशों से श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो है वो आग्रह करता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देश के अंदर जितनी भी लेबर वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करने, जैसे वर्किंग आवर्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो है वो काम करता है। फिर हम लोग बात करेंगे एक्शन अगेंस्ट फार्मा पॉल्यूशन। फार्मास की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक पॉल्यूशन जो है वो कैसे क्रिएट करती हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि देश अपने जैव विविधता लक्ष्य को पूरा करने में क्यों विफल रहा है। जो बायोडाइवर्सिटी के गोल्स हैं उसको अगर अचीव करना चाहता है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा। और अगर हम लोग वर्तमान के अंदर प्रेजेंट के सीनेरियो को देखें तो हमको कुछ फेलियर जो है वो इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इन टॉपिक्स पर जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जजों की नियुक्ति का गतिरोध। तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में हमेशा रहता है और एक क्लैश हम लोग कह सकते हैं कि बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में हमेशा बना रहता है। कॉन्टेक्स्ट की हम लोग चर्चा करेंगे, बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे। इसके साथ में देखेंगे कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2014 में, उसको बाद में जो है वो कैंसिल आउट किया गया और उसके कैंसिल आउट करने के पीछे रीजंस क्या थे। फिर जो एनजेसी था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसी के लिए ये एक्ट किया गया। और बाद में ये क्या सरकार के अंदर ऐसा चला या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए जिसके कारण एनजेसी को रद्द कर दिया गया और वापस से कॉलेजियम जो प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम जो है, उसको वापस से क्या कर लिया गया, रिफ्रेम कर लिया गया। इसके बाद में एनजेसी जो है इसके सामने क्या चैलेंजेस थे, सेंट्रल जो है उसकी गवर्नमेंट कि क्या एनजेसी के सामने तर्क थे कि हम लोग इसको क्यों एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर जो रूलिंग थी उसमें 4:1 मेजोरिटी से इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कमेंटेड ऑन द ऑनगोइंग heated debate between the central government and Supreme Court over the matter of judiciary appointment। तो दोनों जो है वो हमेशा आमने सामने रहती है, केंद्र सरकार और जुडिशरी। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जितनी भी जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सर्वोच्च न्यायालय के बीच में टिप्पणियां चल रही हैं वो थोड़ी सी अब ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अगर हम लोग बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि 2015 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। इसके तहत एक नया कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसका काम था कि जितनी भी जजेस हैं उनको अपॉइंट करना और उनका ट्रांसफर करने का।
और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2014 के अंदर किया गया, 15 के अंदर जो है, यानी कि 14 के अंदर ही लास्ट में जो है उसको रद्द भी कर दिया गया था दिसंबर के अंदर। तो 2015 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, बेसिकली रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और तब से लेकर आज तक जो है वो दोनों के बीच में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना हिस्सेदारी रखे, अपनी दखलंदाजी करे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने एनजेएसी जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस से एनजेएसी को रद्द करके कॉलेजियम जो सिस्टम है इसको अपना लिया गया। लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक क्लास के मॉनिटर को इलेक्ट करने के लिए क्लास के ही जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे पूछा जाता है, उनसे वोटिंग करवाई जाती है और ये पूछा जाता है कि आपका जो है मॉनिटर किसको बनाया जाए। लेकिन जब क्लास के मॉनिटर को ही बनाने के लिए दूसरे स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये इस तरीके से होगा कि एक एनजेसी जो है वो वर्क कर रही है। तो एनजेसी के अंदर बेसिकली कुछ ऐसा ही था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या अदर हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए इस पूरे की पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट को ये चीज जो थी वो नागवारा गुजरी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। यहां से हम लोग एक बात तो ये सीख सकते हैं कि जुडिशरी के पास में ये पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनको वो रद्द कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं, केशवरंद भारती वर्सेस केरल राज्य। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को जो है, पार्लियामेंट को, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का अधिकार है, लेकिन संसद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहीं भी जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। बस कई सारे केसेस हैं, जैसे 1973 का केशवरंद भारती केस, फिर 1994 का एसआर बोम्मई केस, इसके अंदर जो है बार बार इसका जिक्र जो है किया गया है। कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए इसने 3 प्राथमिक अनुच्छेद जो है वो पेश किए थे, 3 प्राइमरी आर्टिकल्स को पेश किया, जिसमें आर्टिकल नंबर है 124 ए। इसके अंदर कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए एक संवैधानिक निकाय एनजेसी का निर्माण करवाया था। तो 124 ए के तहत ही जो है एनजेसी का निर्माण किया गया था। फिर 124 जिसमें नियुक्ति करने के लिए एनजेसी की शक्तियां प्रदान की गई, 124 बी, और 124 सी जो है तीसरा आर्टिकल, इसमें एनजेसी के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए संसद को जो है वो पावर दी गई थी। तो बेसिकली पूरा का पूरा ये कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट के पास में जा रहा था और पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं लीडर्स और लीडर जो है वो पॉलिटिकल अलाइंड होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय जो है जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट से और ट्रांसफर से रिलेट कर सकते हैं वो कहीं भी पॉलिटिकली अलाइंड हो सकता है। तो जब 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसके तहत 3 नए आर्टिकल 124 ए, बी एंड सी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब वर्तमान के अंदर एनजेसी जो है ये पूरी तरीके से रद्द हो चुका है और अब कॉलेजियम प्रणाली जो है इसको लागू किया जा चुका है। एनजेसी को भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर करनी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सिफारिश क्षमता, योग्यता और अन्य मापदंडों के आधार पर की जानी होती है। मैंने बेसिक चीज आपको समझाई है कि एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द क्यों किया। तो बेसिकली एनजेसी एक्ट के तहत जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि कॉलेजियम प्रणाली के बिल्कुल अपोजिट इस अधिनियम के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मेंबर जो है वो शामिल होते हैं और एनजेसी के किसी भी दो जो सदस्य हैं, दो मेंबर जो हैं, उनकी सिफारिशों को वीटो करने का भी अधिकार होता है। कोई निर्णय जो है लिया गया है, अगर उसको रोकना है, उसको चेंज करना है, उसके विपरीत जो है वो भी वोट कर सकते हैं। फिर एनजेसी के सामने चैलेंजेस क्या थे? अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन, इसने तर्क देते हुए कहा था कि एनजेसी ने न्यायपालिका की सामूहिक राय की प्रधानता को छीन लिया क्योंकि इसे वीटो किया जा सकता है। मतलब एनजेसी के अंदर कुछ सदस्य शामिल हो गए, 2 मेंबर, जो कि किसी भी निर्णय को क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, और वीटो करेंगे तो वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है उस समय किसी भी एक मेंबर ने या 2 मेंबर ने वीटो कर दिया है तो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे
एसआर बॉम्बई केस या फिर केशवरंत भारती केस, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन तो किया ही नहीं गया है। इंट्रोड्यूस किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इससे छेड़छाड़ हो रही है। अगर हम लोग सेंटर के आर्गुमेंट्स को देखें तो कॉलेजियम पे ज्यादा ही जो है वो निर्भरता अब दिखाई दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि अगर जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है और डायरेक्टली जुडिशियल सिस्टम ही इसकी अपॉइंटमेंट करेगा तो वो अपने मन मुताबिक किसी का भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, तो एक तरीके से फ्री हैंड होकर काम करता है। वो टोटली जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी अदर के रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और यहां से इस चीज से जो है वो पॉइंट आउट निकल के आता है एनजेसी के बारे में कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसको आगे बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो कार्य किया गया। एनजेसी में 3 जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीशों की तुलना में केवल एक सदस्य कानून मंत्री था। तो बेसिकली कानून मंत्री जो है, जहां पर ये मंत्री शब्द लग जाता है वहीं पे जो है वो पॉलिटिकल अलाइन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग और आर्गुमेंट की बात करें तो संशोधन मूल संरचना के साथ पूरी तरह से अनुरूप था, क्योंकि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्णय, नियंत्रण, संतुलन और लोकतंत्र को जो है वो मजबूत किया। तो बेसिकली जब भी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जुडिशरी ने एक शील्ड जो है वो अपने सामने क्रिएट कर दी है कि मूल जो ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर किसी भी कोई भी एक्ट जो है उसको रद्द किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको रद्द करना भी जो है जायज है। ठीक है, अगर हम लोग मेजोरिटी की बात करें तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला दिया गया था कि एनजेसी को रद्द किया जाएगा, उसमें 4:1 मेजोरिटी से, क्योंकि कॉलेजियम के अंदर जो है वो बेसिकली यानी कि जजेस जो थी वो 5 उसके अंदर जज थे, उसमें से 4:1 यानी कि 4 जो थे उसके खिलाफ थे, एक ही जो है इसके पक्ष में थे। तो एनजेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कहना है, और इसके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि अब जो है वो समय आ गया है जब जितनी भी जुडिशरी अपॉइंटमेंट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाए। तो बेसिकली ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग मानते कहां से हैं कि आया कहां से, तो आज तक जो है वो जुडिशरी के अंदर टोटल 4 जो है वो केस हो चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 4 जजेस केस, जिसमें काउंट होता है 1982 का फर्स्ट जजेस केस, जिसमें सबसे पहले इसी चीज को, अपॉइंटमेंट को और ट्रांसफर की बात को उठाया गया था। फिर आता है 1992 का सेकंड जजेस केस, फिर आता है 1998 का थर्ड जजेस केस, और फिर आता है 2015 का फोर्थ जजेस केस। आज तक ये 4 जजेस केस हुए हैं। इसके अंदर से जो सेकंड जजेस केस था 1992 का, उसके अंदर से ही कॉलेजियम सिस्टम जो है वो निकल कर आता है, और तब से लेकर आज तक कॉलेजियम सिस्टम वर्क कर रहा है फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है 2022, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसको जो है पूरा का पूरा अमेंडमेंट कर भी दिया गया है। तो ये बिल जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 1972 का बिल था, उसे जो है वो रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है। इसके फीचर्स और इशू जो है वो हमको देखना जरूरी है, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा ने रिसेंटली जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 अमेंडमेंट जो है उसको पारित कर दिया है। ये जो एक्ट है वो जितने भी कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रैशनलाइज शेड्यूल्स विच लिस्ट आउट स्पीसीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग अब तक जो फॉलो करते हुए आ रहे थे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, जिसके तहत जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या वन्य जीव जो हैं उनको संरक्षण की जब बात की जाती है तो हम लोग हमेशा 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो है वो बात करते थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां, उसमें कुछ सुधार की जो है आवश्यकता थी, और इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 जो है उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है शामिल होता है। आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो एक होती है यूनियन लिस्ट, जिस पर पूरा का पूरा प्रोविजन जो है वो बनाने की शक्ति होती है यूनियन गवर्नमेंट की। इसके बाद में स्टेट लिस्ट की बात करें, राज्य सरकार जो है उस पर कानून बना सकती है। और जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाती है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है उस परिस्थिति के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है, वो हमेशा एनफोर्स के अंदर आता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग,
यानी कि जो शिकार हो रहा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, वो जो है उसको क्या किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। वाइल्ड लाइफ जितने भी हैबिटेट्स हैं, जीव जंतुओं के रहने के जो घर हैं, उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ में ही कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनको भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। फिर हम लोग बात करें साइट्स की, तो साइट्स बेसिकली क्या है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में एक इंटरनेशनल, एक हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है, वो एंश्योर करती है टू इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो चाहे हम लोग पौधों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें, जब इंटरनेशनल लेवल पर उनका ट्रेड होता है तो फिर उसको देखता है कौन, साइट्स। क्योंकि कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि एंडेंजर्ड है, अगर उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर भी दिया जाता है तो एक कंट्री से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो साइट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल जो है इस पर नजर रखता है। केंद्र सरकार एक प्रबंधन प्राधिकरण नामित कर सकती है जो नमूनों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट प्रदान करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है कि एक परमिट जो है वो इशू करती है, चाहे आप लोग उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको उस परमिट की जरूरत पड़ती है। अगर वाकई में आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो वैलिड है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक परमिट के द्वारा आपको एक ऑथराइज जो है वो कर सकती है। इसके साथ में इस बिल की अगर हम लोग देखें 2022 के अंदर बेसिकली क्या क्या इसमें फीचर्स रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला तो हमने देखा कि इसमें परमिट जो है उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनका मान लीजिए कि कोई ट्रेड किया जा रहा है, तो विदेशी प्रजातियों की आयात, व्यापार यानी कि उनका इंपोर्ट या उनका ट्रेड हो रहा है, या उनको हम लोग थोड़ा सा पूरे भारत के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कि इंडिया में हुआ ही नहीं करती थी, बाहर से जो है उनको इंपोर्ट किया गया और भारत के कोने कोने के अंदर जो है अब वो प्लांट या फिर स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। अगर हम लोग देखें कि केंद्र सरकार के एक संरक्षण रिजर्व को भी अधिसूचित कर सकती है। आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्क जो हैं और वन्यजीव अभयारण्यों के बीच बफर जोन या कनेक्टर्स और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करती है। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं ये बेसिकली बफर जोन की तरह काम करते हैं बिटवीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। तो इनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसके लिए भी बिल के अंदर जो है वो कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची की संख्या को जो है वो 6 से घटाकर अब 4 कर दिया गया है। पहले 6 शेड्यूल थे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, अब जो है उनको 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है, 4 शेड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वर्तमान में 6 अनुसूचियां हैं, ठीक है, लेकिन अब तो क्या कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। जैसे हम लोग बात करें प्रोटेक्टेड प्लांट्स, ठीक है, ये पहली अनुसूची है जिसमें प्रोटेक्टेड प्लांट्स जो है उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। फिर जो है और भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स की, 4th शेड्यूल के अंदर है। वर्मिन स्पीसीज की, ये भी जो है वो आपके शेड्यूल में लिखा गया है। तो नया बिल जो है वो वर्म स्पीसीज जो हैं उनके बारे में शेड्यूल से जो है उनको हटा दिया गया है और वर्मिन छोटे जानवरों को संदर्भित जो है वो करता है। मतलब छोटे जानवर जो कि बेसिकली किसी भी डिजीज को लाने के लिए एक जो है क्या करते हैं, उसका काम करते हैं कि वो उसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं और भोजन को नष्ट कर देते हैं। जैसे बंदर है, नीलगाय है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इनको रिड्यूस करके 6 से 4 शेड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। तो जब भी आप लोग एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2022, इसके अंदर शेड्यूल्स की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है, तो वो गलत होगा, 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये चारों शेड्यूल जो है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 4 शेड्यूल जो है उनको अब बना दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 और अमेंड किया गया है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मुख्य जीव वार्डन को अभ्यारण्यों का नियंत्रण जो है वो सौंपा गया है। बेसिकली कंट्रोल सेंचुरीज टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसके अंदर तैनात किए गए हैं, जो कि ये एंश्योर करेंगे कि जितने भी वहां पर हैबिटेट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, कंट्रोल जो है उसके ऊपर किया जा सके और जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको कैसे एक मैनेज तरीके से अच्छे से उनको जो है उनका प्रबंधन किया जा सके। फिर हम लोग बात करेंगे अनुसूचित पशुओं के जीवित नमूनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र। मान लीजिए कि कोई भी स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट होती है, तो हम लोग क्या करेंगे
कि अनुसूचित पशुओं के जीवित नमूनों के लिए पंजीकरण जो है वो एक प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। सर्टिफिकेट जो है वो इसी बिल के थ्रू जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इसका प्रावधान किया गया है कि एक सर्टिफिकेट जो है उसको उसके लिए जारी किया जाए, ताकि उसको जो है अच्छे से क्या किया जाए, मैनेज किया जा सके, उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। अगर हम लोग बात करें कि जितने भी बंदी जानवर हैं, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, ठीक है, ताकि उनको जो है, जैसे मान लीजिए घरों के अंदर आप लोग उनको पाल रहे हैं, उनको पालना जो है इल्लीगल है, लेकिन फिर भी आप लोग उनको घरों में रख रहे हैं, तो बेसिकली उनको क्या करना है, एक सरेंडर जो है वो करवाना जरूरी है। इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है। तो बिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी बंदी जानवरों को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए प्रदान करता है, बिना किसी मुआवजे, और जानवर पर परिणामी अधिकार जो है वो रखने से इनकार करता है। मतलब जो भी आपके पास में जानवर रह रहे हैं, उनको आप जो है, अगर पालतू ही क्यों ना हो, अगर आपने बंदी बना रखा है, तो उनको जो है सरेंडर आपको करवाना पड़ेगा। फिर देखिए, ये बहुत अच्छा इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, एक्सेप्शन फॉर लाइव एलिफेंट, जितने भी जीवित हाथी हैं उनके लिए बिल के अंदर भी प्रावधान किया गया है। द बिल अलाउ द कमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट्स, जितने भी जीवित जो एलिफेंट्स हैं, इनको ट्रेड जो है वो जो है उसके अंदर क्या दी थी, अनुमति देता है कि आप जो है इनका ट्रेड कर सकते हैं। द बिल देयरफॉर अलाउ फॉर कमर्शियल ट्रेड इन एलिमेंट, देन की व्यापारिक जो है उनका भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी एलिफेंट्स हैं, उनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए इस बिल के अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। फिर हम लोग बात करें शेड्यूल एरियाज की, तो शेड्यूल एरियाज के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभ्यारण्यों के लिए ये जो है बिल लागू होता है। और ग्राम सभा के परामर्श के बाद प्रबंधन योजना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिफ्थ शेड्यूल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुल जो है वो कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। उन 12 शेड्यूल्स में से फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्राम सभा को एक पूरा पावर देती हैं कि उस ग्राम सभा के एरिया के अंदर पूरा कंट्रोलिंग पावर इसी के पास में होता है। तो जब भी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहां पर लागू होगा, तो बेसिकली ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी किस तरीके से उसकी योजना तैयार की जाए, और वहां पर इस ग्राम सभा से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति भी लेनी पड़ती है। ठीक है, वनस्पतियों और जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए राज्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से सटे क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं इस बिल के जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो भी इसके साथ में है। जैसे हम लोग बात करें वाणिज्यिक व्यापार के लिए जीवित हाथी को दी गई छूट, तो यहां पर अगर लाइव एलिफेंट जो है इनको ट्रेड से जो है वो छूट दी गई है, आप इनका कमर्शियल ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमेटी जो है वो गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जयराम रमेश कर रहे हैं। उसने ये कहा है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखे गए मंदिरों के हाथियों तक ही इसे सीमित जो है रखने पर ही जो है छूट देनी चाहिए। पूरा ऑल ओवर एलिफेंट स्पीसीज को यहाँ पर ट्रेड से छूट नहीं देनी चाहिए। तो जयराम रमेश जो है, इनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी गठित की गई है, उन्होंने ये रिकमेंड किया। और वर्मिन घोषणा पर केंद्र की पकड़ जो है वो जारी है, मतलब सेंटर होल्ड ओवर वर्मिन डिक्लेरेशन कंटिन्यूअस। तो वर्मिन जो जातियां, मतलब छोटे जो जीव होते हैं जो कि कोई बीमारी फैला सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बंदरों ने जो है वो बहुत सारे वायरस जो हैं उनको स्प्रेड किया है अफ्रीका के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सुअर है, जैसे स्वाइन है। तो ये क्या करते हैं कि एक बीमारी जो है उसके लिए एक पूरा का पूरा कैरियर का काम करते हैं। तो किसी बीमारी को फैलाने के लिए ये कैरियर की तरह काम में लिए आ सकते हैं। फिर और भी हैं इसके साथ में इश्यूज, कि इस बिल ने संरक्षण क्षेत्रों में देहाती जगहों पर चरने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर दिया है। आदिवासी समुदायों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे हम लोग बात करें वन गुजर्स की, जो वनों के अंदर रहते हैं, खाना बदोश एक जनजाति होती है उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हैबिटेट बेसिकली अगर इफेक्टेड होगा तो वहां पर रहने वाली जो जातियां हैं वो भी इससे क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, तो रिसेंटली ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कुछ बातें जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन लग रही हैं। जैसे एलिफेंट को लेकर, कि एलिफेंट का जो कमर्शियल ट्रेड है उसको अलाउ किया गया है। इसमें भी इसके अलावा जो वर्मी जितनी भी स्पीसीज हैं उसके लिए कोई खासा प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है। तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इस बिल के अंदर। तो हाल ही में ये जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन ने प्रबंधन योजना का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर वनवासियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिशील कदम जो है वो उठाया है। हालांकि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या हम लोग कहें कि एक ऐसी स्पीसीज जो कि काफी नुकसान पहुंचा सकती है, विदेशी है, उसके लिए भी जो है इसके अंदर क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर देखिए इस अमेंडमेंट बिल के अंदर
स्टेट वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है इसकी भूमिका को भी बाधित नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ के लिए, इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ही परिवार के अंदर जब बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं तो उनमें से कुछ सदस्य को जो है वो पूछा गया है और बाकी सदस्यों को छोड़ दिया गया है कि भाई आपकी मंजूरी की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम लोग देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोविजन है, अगर हम लोग बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था, इसके तहत जो आपके पास में स्टेट लिस्ट है उससे इस सब्जेक्ट को उठाकर और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया था। बेसिकली ये एक सब्जेक्ट ही नहीं था, कुल 5 सब्जेक्ट जो थे इनको उठाकर जो है इनकी स्टेट लिस्ट से कन्वर्ट किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि परिवार कल्याण जो पूरा का पूरा नियोजन है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उस सब्जेक्ट को भी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि पशु पक्षियों को बचाने के लिए जो किया गया था वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन उसके साथ में बिल्कुल पैरेलल चलता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A उसके जी के अंदर कहा गया है, यानी कि 7वीं जो उसके अंदर ड्यूटी है उसके अंदर कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का जो है वो क्या है, मौलिक कर्तव्य है। चलिए बात करेंगे, जिनेवा के अंदर एक संस्थान स्थित है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है कि जितने भी सिक्योरिटी है एंश्योर लेबर प्रोटेक्शन जो है वो करना जरूरी है। तो आईएलओ ने रिसेंटली एक डिक्लेरेशन किया है जिसमें ये कहा है कि जितनी भी लेबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। बात करेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और सिंगापुर डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे कि वहां पर इस चीज को लेकर, लेबर प्रोटेक्शन को लेकर क्या जो है वो डिक्लेयर किया गया था, आगे का रास्ता क्या है, और बात करेंगे आईएलओ के बारे में, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कैसे काम करती है। चलिए, आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक जो है, रीजनल एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई है। ऑफ आईएलओ सेट 10 पॉइंट प्रायोरिटीज ऑफ नेशनल एक्शन फॉर द मेंबर्स टू डील विद द इशू ऑफ ड्विलिंग वेजेस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो टोटल इसके अंदर 10 पॉइंट जो है इस पर बात की गई 17 एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग के अंदर, और जिस पर जितने भी लेबर्स हैं उनको आखिरकार प्रोटेक्शन कैसे दी जाए और बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, इससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में यहाँ पर क्या की गई थी, बातचीत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि जो ट्राई पार्टी यानी कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, 3 चीज हो गए। एक तो गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई, एक वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए यानी कि जो नियोक्ता है, ठीक है, कर्मचारी मतलब जो जो रोजगार देने वाले हैं, फिर है जो रोजगार पाने वाले हैं, वर्कर्स हैं। तो बेसिकली सिंगापुर जो डिक्लेरेशन हुआ था इसके अंदर ये 3 एस्पेक्ट जो है, ट्राई, ये पार्टी जो है इनको यहाँ पर जो है बातचीत की गई थी इसके बारे में। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन किया गया कि श्रम बाजार की चुनौतियों का समाधान करने, और महामारी है जैसे मान लीजिए कोविड की बात करें, कोई भी जो है पेंडेमिक आता है या नेचुरल डिजास्टर होता है, इससे समाधान जो है निकालने के लिए इस पर सहमति जो है वो व्यक्त हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के जैसे टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे थे जिनको खासा नुकसान जो है वो हुआ था, और उनके लिए फिर कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया था, और बहुत सारे ऐसे लेबर्स थे जिन्होंने इस समय परेशानी का जो है वो सामना भी किया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द सिंगापुर डिक्लेरेशन। संघ की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावी मान्यता के माध्यम से श्रम जो है वो सुरक्षा, इसके अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, जिसमें बेहतर आवास, मजदूर की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार जो है वो भी इसके अंदर शामिल है सिंगापुर डिक्लेरेशन के अंदर। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाएं, समान कार्य और जिम्मेदारियों के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना, महिला नेतृत्व को बढ़ाना। तो बेसिकली आप लोगों ने अगर डीपीएसपी पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 39 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वही आर्टिकल जो है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी किया गया है। अगर हम लोग एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमारे लिए ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कई सारे प्रावधान जो है वो सिंगापुर डिक्लेरेशन के अंदर भी किए गए थे। आगे देखिए, समावेशी श्रम बाजार कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना, इसके साथ में ही अनौपचारिक और औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जितने भी अर्थव्यवस्था है, इसमें सुचारू परिवर्तन तेजी से लाने के लिए सामूहिक और दृढ़ प्रयासों को लागू करना,
संकट की स्थितियों में शांति, सुरक्षा और सभ्य कार्य के लिए संक्रमण को सुगम बनाना। इसके साथ में ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहचानें और राष्ट्रीय योजनाएं विकसित करें जो पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी अर्थव्यवस्था की और समाजों को निर्माण जो है उसमें मदद करें। श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा के समन्वय के लिए श्रम प्रवासन को विनियमित करने के लिए, तो बेसिकली आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देखिएगा इसको, फ्रेम पॉलिसीज टू रेगुलेट लेबर माइग्रेशन, टू कोऑर्डिनेट लेबर मोबिलिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड हार्नेस अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम लेबर माइग्रेशन। तो लेबर माइग्रेशन से जितनी भी इश्यूज सामने आते हैं उनको रिजॉल्व करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है इस 17 कॉन्फ्रेंस के अंदर। विशेष रूप से जितने भी इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसके अंदर श्रमिकों के लिए सामाजिक और रोजगार सुरक्षा को नींव को मजबूत करना इसके अंदर डिक्लेयर किया गया। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं और इसके साथ में गवर्नमेंट्स हैं, इनको जो है स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी अगर आगे जाके पेंडेमिक आता है तो उस समय वर्कर्स के पास में इतनी स्किल्स हों कि वो जो है वो घर बैठे या फिर किसी अदर किसी जरिए से जो है वो इनकम का सोर्स प्राप्त कर सके। ठीक है, इसमें जो है स्वीकार करते हुए श्रमिकों और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इसके मजबूत और प्रतिनिधि संगठन सामाजिक न्याय और सभ्य कार्य प्राप्त करने की जो है वो बेसिकली क्या है, एक हम लोग कह सकते हैं कि एक कुंजी है या हम लोग कह सकते हैं कि एक की है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज द स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर की टू अचीविंग सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। तो बेसिकली हमको एम्प्लॉयर्स के लिए यानी कि आईएलओ बस यही बेसिकली यही कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर अचीव करना चाहते हैं सोशल जस्टिस डिसेंट वर्क, तो उनको वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक संवाद भरोसे के निर्माण की कुंजी है, मतलब सोशल डायलॉग्स इज की टू बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो जितने भी हम लोग कहे हैं एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है, अगर इनके बीच में डायलॉग्स जो हैं वो बड़े हेल्दी होंगे तो फिर जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। अगर हम लोग बात करें रेजिलेंट लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस की आर एसेंशियल टू सस्टेन रिकवरी एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सतत विकास के लिए जो है ये चीज बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए आईएलओ के बारे में हम लोग बात करें, 1919 के बाद से एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह 187 सदस्य हैं, इसके अंदर टोटल 187 जो है वो मेंबरिंग कंट्रीज है इसके अंदर, जो कि जितनी भी श्रम संगठन है या जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको रेगुलेट करने का काम करती है और हमेशा तय करती है कि कोई भी वर्कर है इसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है उससे काम करवाया जाए, इसके लिए आईएलओ जो है वो काम करती है। और इसके साथ में ही जितनी भी महिला हैं, जो है पुरुष हैं, वुमेन्स हैं, मेल्स हैं, इनके साथ में जो है वो एक तालमेल बढ़ाकर जो है इनके काम को एक तवज्जो दी जाए, इनके प्रोत्साहन दिया जाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक्शन अगेंस्ट फार्मा पॉल्यूशन। फार्मा पॉल्यूशन जो है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी पॉल्यूशन की बात करेंगे, इफेक्ट्स की बात करेंगे, की हाइलाइट्स ऑफ द लैंसेट स्टडी की बात करेंगे, आगे क्या जो है इसके लिए रास्ता है, कंक्लूजन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली लैंसेट जो है इसके अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल जो पॉल्यूशन है ये बेसिकली कुछ ज्यादा ही जो है वो अभी देखा जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी जो है वो की जा रही है, जो कि आगे हेल्थ इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है उसको क्रिएट कर सकता है। तो अभी तो हम लोग फार्मा जो पॉल्यूशन है इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर ये जो है एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। यह मुख्य रूप से जल प्रदूषण का एक रूप है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन को अगर बनाया जाता है तो ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक जो है इनका उपयोग किया जाता है जो पॉल्यूटेंट है उसको बहाने के लिए, उसको जो है कहीं ना कहीं वापस से आउट करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन वो आता कहाँ से है, तो जितनी भी कोई दवा निर्माण होती है वहां से जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी खर्च है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पॉल्यूशन वहां पर क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको नष्ट करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल है, अब केमिकल को आपको नष्ट करने के लिए आपके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन उस कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए आपके पास में मनी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस सेक्टर के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो है वर्क नहीं करती, और सीधे तौर पर जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनके अंदर पॉल्यूटेंट जो है उनको क्या कर देती है, फ्लो कर देती है। ठीक है, जैसे हम लोग और भी देखें कि सीवेज ओवरफ्लो, अब
यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भी हमारे सामने यही जो है निकल कर आती है। इसके साथ में एग्रीकल्चर रन ऑफ, एंटीबायोटिक यूज़ इन लाइव स्टॉक, जितने भी पशुधन हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक जो है उनका यूज़ किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट होता है सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उस पूरी की पूरी पॉल्यूटेड जो है उसका उपयोग जो है पशुधन ने किया है और उसका इस्तेमाल जो है वो अब इंसान करेगा, तो वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है? चलिए मानव स्वास्थ्य पर इसका जो है विपरीत असर हम लोग देख सकते हैं। सीधे हार्मोनल इफ़ेक्ट जो है वो इसके अंदर देखा जाता है। फिर हम लोग देखें एक्वाटिक लाइफ़ जो है वो भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जैसे मछलियाँ जो हैं वो मर जाती हैं। जितने भी उभयचर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि एम्फिबियन हैं, वो भी जो हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? दुनिया की लगभग 43% नदियाँ सघनता में सक्रियता सामग्री से दूषित है, जो स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव जो है वो डालती है। दवाएँ जो हैं, मानव स्वास्थ्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इसलिए पर्यावरण को विषाक्त किए बिना उनका उपयोग करना के तरीके की खोजने की आवश्यकता है। मतलब दवाएँ जो हैं वो इंसान के लिए आवश्यक काफ़ी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनका हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक ऐसा उपाय खोजने की ज़रूरत है, जिसके तहत जो है वो क्या किया जाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए उनका निर्माण किया जा सके। ठीक है? चलिए, जैसे हम लोग डोमेस्टिक डिस्चार्ज की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल डिस्चार्ज की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हज़ार्डियस जो है, सबसे खतरनाक वो फार्मास्यूटिकल डिस्चार्ज होता है, जिसमें वाटर के साथ में लैंड पॉल्यूशन भी होता है और ये सीधा-सीधा डायरेक्टली जो है, वो हिट करता है ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है? चलिए, लेकिन इसके लिए आगे का रास्ता क्या है? जितनी भी अप्रयुक्त दवाएँ हैं, रिटर्निंग अनयूज्ड ड्रग टू फार्मेसीज़ रादर दैन डिस्पोजिंग ऑफ द डाउन टू सिंक और टॉयलेट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई वापस दवाएँ लौटती हैं, जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इनको जो है डिस्पोज़ इस तरीके से ना किया जाए कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाए। जैसे डोमेस्टिक कोई भी दवाइयाँ यूज़ आ रही हैं, तो एंटीबायोटिक प्रदूषण को सीमित करने का बीड़ा जो है उठाने की ज़रूरत है। मतलब इसमें ये है कि जो भी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है? केमिकल्स जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको सीधे तौर पर किसी भी नदी, नाले के अंदर ना बहाया जाए, क्योंकि उससे ह्यूमन जो हेल्थ है, वो इफ़ेक्ट होती है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय जो है, वो खोजने की ज़रूरत है। तो मानव स्वास्थ्य से फार्मास्यूटिकल प्रदूषण को कम करने के लिए समाजव्यापी कार्रवाई जो है, वो समय की माँग है। ठीक है? तो ये इसका कन्क्लूज़न है कि हम लोगों को एक ऐसा उपाय जो है, वो खोजना होगा, जिससे क्या हो सके, ये पूरा जो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन है, इसका डिस्पोज़ जो है, वो हो सके। आगे देखिए कि जैव विविधता लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग क्यों विफल रह रहे हैं। इंडिया के अंदर आप लोग जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी हम लोग केवल बातों के अंदर ही, न्यूज़पेपर्स के अंदर ही या फिर न्यूज़ चैनल के ऊपर ही जो है हम लोग बात कर पाते हैं, उस पर कोई भी बेहतर कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। इसीलिए हम लोग ऑन पेपर्स उसको रखते हैं, ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं लेके आते हैं और इसका इफेक्ट जो है बायोडायवर्सिटी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट भी करता है। ठीक है? बात करेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वाक़ई में कि क्या हम लोग बायोडायवर्सिटी को बचाने के अंदर नाकामयाब साबित हो रहे हैं? या हम लोग जैसे अभी हमने कहा कि ऑन पेपर्स ही बात हो रही है, ऑन ग्राउंड बात नहीं हो रही है। देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर मीटिंग इन मॉन्ट्रियल कनाडा फॉर ए न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन हेल्थिंग एनवायरमेंट लॉस। तो मॉन्ट्रियल जो है वो बेसिकली आप लोगों को पता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर एनवायरमेंटल को लेकर कई सारे एग्रीमेंट हो रखे हैं। जैसे हम लोग बात करें ओजोन को लेकर, O3 जो है इसको लेकर भी एग्रीमेंट जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर ही हुआ था, कनाडा के अंदर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को लेकर। तो बायोडायवर्सिटी जो है उसको लेकर भी एक बैठक जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर हुई है। तो रिसेंटली ये पार्टियों के 15th जो है कॉन्फ्रेंस है, कॉप 15 में चर्चा के तहत 24 संरक्षण लक्ष्यों में से कई का उद्देश्य पिछली गलतियों से बचना, यानी कि पहले जो गलतियां कर रखी हैं उनसे, मिस्टेक्स से जो है बचना और लक्ष्यों को अंतिम सेट जो है सुधार करना है। आईची जैव विविधता लक्ष्य जो 2020 में समाप्त हो गए हैं। मतलब आईची आप लोग कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते होंगे, तो आईची के जो टारगेट्स थे वो 2020 के अंदर क्या हो चुके हैं, पूरे के पूरे एक्सपायर हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें नागोया प्रोटोकॉल की, जापान के अंदर स्थित है, उसमें 2010 में सीबीडी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए आईची लक्ष्य में आने वाले दशक के दौरान वनों की कटाई को कम से कम आधे से कम करने और प्रदूषण को रोकने जैसे लक्ष्य जो है शामिल थे, ताकि यह अब पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान न पहुंचा पाए। ठीक है? तो जो नागोया प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर आईची लक्ष्य रखे गए थे। बेसिकली ये टारगेट्स के नाम हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग वनों की कटाई को कम कर दें, कम करेंगे,
ठीक है, तो उससे हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो थोड़ा बैलेंस में रहेगा। ठीक है, तो आईची के जो टारगेट्स हैं, जैसे हम लोग देखें कि अंडरस्टैंड वैल्यूज, हम लोग वैल्यूज को समझें, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटीज, तो ये बेसिकली क्या है कि उसके पूरे के पूरे इसमें टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। लेकिन बस बात ये है कि 2020 के अंदर ये टारगेट जो है ये पूरे के पूरे समाप्त हो चुके हैं, नए टारगेट जो है वो बनाने की जरूरत है। तो आईची को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विफल जो है वो माना गया है, और सीबीडी जो सेक्रेटेरिएट है उसने पार्टियों को 2030 और उसके बाद संरक्षण प्रयासों को निर्देशित करने के लिए एक और मार्गदर्शक दस्तावेज के साथ आने का आह्वान किया है। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, उसमें डिसाइड किया गया था कि हम लोग 17 जो गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स, इनको अचीव करेंगे 2030 तक। लेकिन उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है कि 2030 के बाद में अब आगे क्या होगा, उसके लिए आगे आपके पास में क्या प्लान है। तो बेसिकली पॉलिसी जो है इसके बारे में बात की गई है कि आगे पॉलिसीज किस प्रकार से जो है वो बनाई जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये टारगेट जो है वो फेल क्यों हुए हैं वो हम लोग कारण देखेंगे। तो बेसिकली इसमें बात है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए प्लान बनाए गए वो सारे के सारे ऑन डॉक्यूमेंट नॉट ऑन ग्राउंड्स, तो इस कारण जो है वो पूरे के पूरे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसके लिए कोई फंड जो है अलग से क्रिएट नहीं करते, जो कि एक फेलियर का रीजन है। अगर हम लोग ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, सी स्केप्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, उनको जो है वो बचाने की जरूरत है। तो वहां जो है संरक्षित क्षेत्रों को एकीकृत करने में कमी रही है। आईची लक्ष्य के 15% दलों ने अभी भी एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना जो है वो नहीं बनाई है। अगर हम लोग बात करें जैव विविधता सेवाओं के आकलन के लिए मानक समान लेखा उपकरण का अभाव है, मतलब लेक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग टूल फॉर बायोडाइवर्सिटी सर्विस एस्टिमेट। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग जो है हैज नॉट बीन यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड बाय कंट्रीज। तो सभी देशों के द्वारा यूनिफॉर्मली जो है इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, अपनाया नहीं गया है। फिर हम लोग बात करेंगे लो अवेयरनेस रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उसकी जो है कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में कि वो बायोडायवर्सिटी के लिए वर्क कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। इसलिए जो है ये कहीं न कहीं मुद्दे जो हैं वो फेल होते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम लोग बात करें कि पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेप्ट एट द लोकल लेवल। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है लोकल लेवल पर हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें तो भारत में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट जो कमिटीज़ हैं, उनमें केवल वो कमिटीज़ जो हैं वो निर्णय ले पाती हैं, लेकिन उस निर्णय को, उस डिसीजन को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर भी जो लोकल लेवल पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो बनाई जाती हैं, वो केवल और केवल एक हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मली उसका जो है ऑर्गेनाइज उसको किया जाता है। ठीक है? अगर हम लोग इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें तो भारत ने सभी 20 आईची लक्ष्यों को 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों में शामिल करने के लिए अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना जो है उसमें संशोधन किया है। मतलब जो आईची टारगेट्स डिसाइड किए गए थे, तो इंडिया ने अपने जो टारगेट्स थे उसके अंदर अमेंडमेंट करके उन 20 आईची टारगेट्स को क्या किया है, शामिल भी कर लिया है। भारत की छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने 12 एनबीटी में से 9 जो है वो हासिल कर चुका है। ठीक है, मतलब अभी कर रहा है। तो लगभग 12 में से 9 तो जो है हम लोग हासिल करने की जो है पूरी की पूरे उस ट्रैक पर हैं। तो देखते हैं। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर जो है फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग सेशन को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी क्लोज यूं ही आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग वीक में मिलेंगे पीआईबी न्यूज एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।